नमस्कार। तो फाइनली आ गई है कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक गंगा। तो कितना प्यारा नाम है ना, गंगा। और देखिए इसमें क्या है, ये एक अविरल शैक्षिक यात्रा है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए। इस कक्षा की किताबों के नाम नदियों के नामों पर रखे गए हैं और इसके पीछे छिपी हुई एक अनोखी सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भाषा, संस्कृति और जीवन शैली का जीवंत संगम यहाँ हमें देखने को मिलेगा। इसके नामकरण का बड़ा महत्व है। भाषा का सांस्कृतिक प्रवाह यहाँ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार गंगा नदी गंगोत्री से जिसका उद्गम स्थान है, वहां से अविरल यात्रा प्रारंभ होती है और गंगा सागर तक की यात्रा तय करती है। उसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें और भाषा का आरंभिक स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के विविध रूपों, बोलियों, साहित्यिक विधाओं का निरंतर विकास देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलियों और साहित्यिक विधाओं का निरंतर विकास, एकता का सूत्र यहाँ हम पिरोएंगे, जिसमें रैदास, तुलसीदास से लेकर आधुनिक चरित्रों तक विभिन्न सामाजिक संदर्भों को एक धागे में पिरोया गया है। और संपूर्ण मानव विकास, सांस्कृतिक जुड़ाव और एक जागृत नागरिक का निर्माण करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। एनईपी 2020 के बहुआयामी लक्ष्यों को जीवंत रूप देती हुई योजना यहाँ आपको नजर आएगी। गंगा पाठ्य पुस्तक का नाम है। यहाँ हम देखेंगे भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण, बहुभाषिक परिदृश्य जिसे हम भाषा संगम भी कहते थे। कुछ वर्षों से हम भाषा संगम के बारे में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। विद्यालय में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ हम देखेंगे जेंडर समानता और समावेशन, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखा गया है। शिक्षण अधिगम में एक वैचारिक बदलाव है, जहां पुराने दृष्टिकोण में शिक्षक और पाठ केंद्रित हुआ करता था, वहीं इस नए दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थी केंद्रित और अनुभवात्मक परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पुराने दृष्टिकोण में एक सही उत्तर हम शायद रटवाते थे, ऐसा मानना है। ऐसा होता तो नहीं था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी पद्धति थी उसमें उत्तर रटे जाते थे, लेकिन अब तर्क साक्ष्य के आधार पर छात्र उत्तर देंगे। अगर उन्होंने किसी उत्तर को चुना है तो क्यों चुना है, ऐसा नहीं है कि ABCD कहीं भी आपने टिक कर दिया। यहाँ बताना होगा कि इसके पीछे का तर्क क्या है। यहाँ आप देखिए बहुविध दृष्टिकोणों का स्वागत किया गया है और अंतर विषयक जुड़ाव भी देखने को मिलेगा। हर विद्यार्थी की आवाज, हर भाषा का सम्मान, यानी कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं। अगर बारिश हो रही है, अगर कोई छात्र बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो भी वो महसूस कर सकता है। उसी तरह यह शिक्षा भी है। इस किताब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर छात्र इसे अनुभव कर सके। यहाँ भाषा संगम में आप देखेंगे लता मंगेशकर का इसमें साक्षात्कार है, जिसमें भाषाओं को भी महत्व दिया गया। हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं, बांग्ला भाषा है, गुजराती भाषा है, तो गुजराती की एक गीत जो भजन हम गाया करते हैं, हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। लता मंगेशकर का यहाँ इंटरव्यू है, साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने मराठी भाषा में कुछ लोकोक्तियां बोली हैं। बांग्ला भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अलावा भी हमें कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिस पर आधारित हम अन्य भाषाओं में भी अपना विश्लेषण और अन्वेषण करेंगे। एक पाठ है इसमें, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, जो संघर्ष, संवेदना और मूक विद्रोह का प्रतीक है। तो यहाँ ये बैल है, ये हमें कई बातें सिखाते हैं। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह मानवीय और पशु संवेदना हमें सिखाता है। जेंडर संवेदनशीलता, जहां पर कहा गया था कि नारी जात पर सींग चलाना मना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अन्य चीजें भी।
अध्याय दर्शन, जहां हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार के विषय में जानेंगे। लता मंगेशकर का इंटरव्यू है यहाँ पर, जिन्होंने अपने बचपन के संघर्ष को, अपने पिता के साथ अपने संबंधों को खुलकर बताया है। एक संवादहीन पाठ है, अध्याय है, जहां पर आधुनिकता, एकाकीपन और बदलते समाज को बताया गया है। इस महिला के पास एक तोता था जो उन्होंने रखवाया किसी को, और फिर खुद कहीं चली गई। तो इसमें हम कई चीजें जानेंगे। नगरीकरण और विस्थापन का क्या प्रभाव हो रहा है, क्रूरता से संवेदना की ओर विश्लेषणात्मक, और बच्चों के दूर जाने से, केवल उसे ना देख पाने की वजह से माता पिता कैसे अलग अकेले रह जाते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं को, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम सबने पढ़ा है, आज भी हम बड़ी ही गर्व से उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनके बारे में उनकी कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ अज्ञात नायिकाएं भी थी, जो उनकी सखियां थी, जिन्होंने उनके युद्ध पर जाने से एक दिन पहले उन्हें पत्र लिखा था। उनके बारे में भी हम यहाँ पर कान्हा और मंदरा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा के पार और कई अन्य जीवंत विषयों से जीवन संवाद भी होगा, जहां हमें कानूनी और वित्तीय साक्षरता का भी ज्ञान दिया जाएगा। साहित्य तो है ही, यहाँ पर भूगोल और पर्यावरण की बात की जाएगी। आपदा प्रबंधन, यानी सुनामी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तात्कालिक निर्णय कैसे लेना चाहिए। अभ्यास का नया स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें हमें सिर्फ उत्तर ही नहीं खोजना है, बल्कि विचार भी खोजना है। अभी तक हम क्या करते थे, प्रश्न देते थे, छात्र उत्तर ढूंढते थे। लेकिन यहाँ अब क्या किया जाएगा, उत्तर दे दिए जाएंगे और छात्रों को उससे संबंधित प्रश्न बनाने हैं। कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं एक ही उत्तर से, तो ये सब भी हम देखेंगे। जीवंत व्याकरण, पाठ के साथ साथ बहुत ही रोचक अंदाज में व्याकरण को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज जैसा कहा गया, कुछ का कहना था कि क्या व्याकरण के लिए अलग से कोई पुस्तक लेनी होगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस पाठ के अंत में ही व्याकरण को इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि छात्र इसे पढ़ना चाहेंगे। संदर्भ में भी अर्थ ढूंढेंगे, भाषा के साथ संवाद करेंगे, और ये भाषा के साथ संवाद ही व्याकरण को सिखाने का एक मंत्र दिया गया है। अभिव्यक्ति की विविधता, एक ही बात को कई तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। परंपरा और आधुनिकता का संगम यहाँ देखने को मिलेगा। प्राचीन विचार कैसे थे, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, और योद्धा और युद्ध की पारंपरिक परिभाषा मैं और मेरा देश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें यह बताया गया है कि योद्धा सिर्फ वही नहीं होता है जो युद्ध के मैदान में जाता है, उसको युद्ध के मैदान तक पहुंचाने के पीछे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने उसको सहयोग किया है। जो किसान खेत में अन्न उगाता है वह भी एक योद्धा है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं भी योद्धा हूँ। छात्र है, छात्र भी योद्धा है। तो योद्धा सिर्फ वही नहीं होता है जो युद्ध के मैदान में जाता है। तो योद्धा को अन्य अर्थों में भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिस पाठ का नाम होगा मैं और मेरा देश। तो इस तरह से आपको इस पुस्तक के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसमें रैदास के पदों को लिया गया है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया है, और इस तरह से हम प्राचीन कविताओं को भी पढ़ते हैं। उसके साथ में हम निबंध, एकांकी जैसी विधाओं के साथ अपनी संस्कृति, सभ्यता को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अतीत की जड़ों से भविष्य के आसमान तक जाने का ये प्रयास है गंगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा।